हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को समझने के बाद और उससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को समझने के बाद अब भाई साहब इन दोनों की एक साथ भी बात कर ली जाए। मतलब मेटल और नॉन मेटल को आपस में भी तो रिएक्ट करवा ले। मेटल की प्रॉपर्टी तुमने अकेले में पढ़ ली, अकेले में मतलब अलग से पढ़ ली। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी तुमने अकेले में पढ़ ली, ठीक है। अब समय आ गया है दोनों की प्रॉपर्टी साथ में भी तो देख लो कि भाई साहब मेटल और नॉन मेटल दोनों अपोजिट नेचर के हैं। एक बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन लूज करने में यकीन करता हूं, ऐसा कौन बोलता है? मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और एक बोलता है भाई साहब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने में यकीन करता हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। तो एक इसका मतलब यह हुआ ये दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब भाई साहब मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो 100% मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज हम इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि हम इस वीडियो में देखेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और यही बात हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब लेकिन इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली इसके बगल में लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब रिएक्शन तो मेटल और नॉन मेटल की हो रही है, लेकिन इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यह कहां से आ गया? अब यह क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जब रिएक्शंस होती हैं तो यह बात तो तय है कि इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कुछ हरकत होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से पहली जगह भी आ सकता है। कहीं जाए नहीं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लें, दोनों एटम। जगह मतलब एटम की बात कर रहा हूं। एक एटम से दूसरा एटम, दूसरे एटम से पहले एटम। दोनों एटम बोले कि नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं भेजते, हम बीच में रख देते, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो और आपस में मिल बांट के खा लेंगे। करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत, तो हम समझेंगे दोनों एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। यह दोनों एटम को लेकर केमिकल रिएक्शन की बात थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की हरकत क्या हुई, प्रिसाइसली अब मेरे को बात करनी है। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम ट्रांसफर हुआ है, या भले दूसरे एटम से पहले एटम ट्रांसफर हुआ है, मैं ट्रांसफर का एक केस मानूंगा, या फिर इलेक्ट्रॉन बीच में रखकर मिल बांटकर खाने वाली प्रक्रिया हुई है। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। हुआ क्या है? तो कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का कोई मतलब कोई बात ही नहीं बनती। वहां तो शेयरिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेटल बोलता है मैं तो इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता हूं, चले ही जाए मेरे से दूर इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल बोलता है कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही चाहता हूं। तो यहां पर हम बात करते हैं कंप्लीट ट्रांसफर की, जिसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन जाता है और नॉन मेटल के पास पहुंच जाता है। यह होती है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। और इस ट्रांसफर में जो बॉन्ड बनता है, अब आप सोचोगे बॉन्ड क्या चीज है। जैसे आप सपोज करो आपने मुझसे कुछ पैसे उधार ले लिए, सपोज कर लो, ऐसे अपन मान लेते हैं। तो आपने मुझसे कुछ पैसे उधार ले लिए, अब वो एक अच्छा अमाउंट है, तो मैं चाहूंगा सिक्योरिटी मिले। तब कल को आप पलट गए, बोले कि नहीं सर हमने तो आपसे लिए नहीं थे पैसे, तो क्या करेंगे? अपन एक म्यूचुअली एग्रीमेंट लिख लेंगे। ऐसा ही वो आता है ना, जो बॉन्ड्स होते हैं या जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो अपन ऐसा साइन कर लेंगे, लिखा पढ़ी कर लेंगे अपने बीच में कि भाई साहब आपने मेरे से फलाने रुपए उधार लिए, तो आपके मेरे बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। वैसे ही जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नॉन मेटल को, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड, अब ये इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि भाई साहब तुम 500 का स्टाम्प पेपर लेकर अदालत के चक्कर काटो, ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब उसको केमिकल रिएक्शन की भाषा में उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको? नॉन मेटल को, तो वहां पर एक बॉन्ड बना लेगा। अब आप बोलोगे सर फिर सिंपल बॉन्ड बोलना चाहिए था, आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? अब आयनिक बॉन्ड बोलने के कुछ रीजंस हैं, क्योंकि यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बना है। बॉन्ड तो ऐसा भी बन सकता था कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, जो कि यहां केस में नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयर भी तो हो सकते थे। उस केस में अलग बॉन्ड बनता है। उस केस में बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये अपन अलग केस में समझेंगे। बस हिंट बता देता हूं, जब दोनों एटम बोले कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मत करो, एक काम करो इलेक्ट्रॉन तुम अपना बीच में रखो, हम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, और दोनों एटम बीच में इलेक्ट्रॉन के जोड़े रखकर आपस में मिल बांट के खाते हैं, ऐसे बॉन्ड को भी केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाता है, बट इसको प्रिसाइसली कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ चला ही जाए, एक तरफ मतलब मेटल की तरफ से नॉन मेटल की तरफ चला ही जाए, तो ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं।
अब आयनिक बॉन्ड क्यों बोला जाता है, प्रिसाइसली आयनिक बॉन्ड ही नाम क्यों दिया गया, उसकी वजह बताता हूं, और उसकी वजह बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको एक एग्जाम्पल लेकर। और जब मैं ऐसा बोलता हूं एग्जाम्पल लेकर, तो मैं एग्जाम्पल जो आपको यहां समझाना चाहता हूं वो एग्जाम्पल समझाता हूं किसका, फॉर्मेशन ऑफ NaCl का। घर में यूज होने वाला देश का नमक बोले तो टाटा नमक का फॉर्मेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा नमक ऐसी बनता है, एक्चुअली वो तो नमक बहुत रिफाइंड होता है, आयोडाइज्ड होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं NaCl के बीच में बॉन्डिंग का नेचर कैसे होता है और कैसे ये कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें दो लोग हैं, Na और क्लोरीन। तो पहले तो भाई साहब Na की बात कर लेते हैं। Na के बारे में हम कुछ डिटेल जानते हैं, और डिटेल क्या है कि सर इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 मतलब सर इसके पास 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर सोडियम है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। मैं कहा बढ़िया बात है, मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इस समय मैं ये कह सकता हूं। बोले बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो। मैंने कहा इसके 11 इलेक्ट्रॉन है कहां, तो मेरे को बताया सर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो थर्ड शेल सबसे बाहर वाली शेल है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा यार ये तीसरी शेल में बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने कहा ये तीसरी शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ये बड़ी गड़बड़ कर गया। तुमने पूछा सर ऐसा क्यों, मैंने कहा यार तीसरी शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आता ना, तो ये सोडियम अपने जीवन में बड़ा खुश रहता, बड़ा मस्त रहता, मजे में रहता। तुम बोलते सर ऐसा क्यों होता, क्योंकि मैं कहता कि सोडियम के पास अगर ये तीसरी शेल का 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो सोडियम के पास 2 शेल होती जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो सोडियम भाई साहब बड़े स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल मतलब अपने जीवन में खुश हो जाते हैं और अपने जीवन में स्टेबिलिटी को गेन कर चुके होते, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल का पालन कर लेते। और लेकिन मैंने कहा यार ये तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ने गड़बड़ कर दी, तो तुमने कहा एक काम करो सर ये तीसरे शेल का 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से बोल दो निकाल दे। सोडियम भी चाहेगा निकालना, हां निकाल देगा, लेकिन सोडियम को वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि चलो लूज कर देता है, तो सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, वो मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो फिर सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8। स्टेबल हो गया, हो गया। लेकिन अब सोडियम, दिक्कत है सोडियम नहीं रहा। अब सोडियम से बन चुका है क्या, सोडियम का आयन। वो भी कौन सा, पॉजिटिव आयन। आयन मतलब एक एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आ जाए तो आप उसको आयन बोल देते हो। तो सोडियम तो एलिमेंट था, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो एक बुराई उसके अंदर से चली गई। पहले क्या था, पहले 11 बुराइयां थी और 11 अच्छाइयां थी, तो सोडियम न्यूट्रल था। अब उसने एक बुराई और कम कर ली, तो 11 पॉजिटिव ही चार्जेस थे न्यूक्लियस में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, क्योंकि एक तो उसने लूज कर दिया ना। तो फिर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नेट एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो अब मेरा सोडियम एलिमेंट नहीं रहा, मेरा सोडियम बन गया आयन, Na पॉजिटिव, और उसका यह कॉन्फ़िगरेशन रहा 2,8। तो मैं कहूंगा मेरा जो सोडियम आयन है, यह सोडियम आयन बन गया मेरा एक प्रकार का कैटायन। क्या बन गया, एक प्रकार का कैटायन, और यह बन गया मेरा एक प्रकार का कैटायन। क्लियर हो गया ये कैटायन का फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे कैटायन मतलब कुछ नहीं, एक पॉजिटिव आयन को आप कैटायन बोलते हो, तो सोडियम के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो सोडियम बन गया कैट आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन। कैसा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अब क्लोरीन की बात करते हैं कुछ। क्लोरीन बोलेगा भाई साहब हमारे पास भी कुछ ऐसे ही सीन था। हमने कहा भाई साहब मतलब ऐसा सीन मतलब कैसा सीन, बताओ तो सही। क्लोरीन बोलता है सर मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल शेल्स में, नॉट दी आउटर मोस्ट शेल बट टोटल सारी शेल्स में मिलाएं तो पूरे एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। हमने कहा कैसे, बोले सर मेरा एटॉमिक नंबर 17 है। हमने कहा एटॉमिक नंबर 17 है तो तुम्हारे पास प्रोटॉन 17 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ये थोड़ी ना बताता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर तो ये बताता है कि प्रोटॉन कितने, तो तुम्हारे पास 17 प्रोटॉन है। क्लोरीन बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मेरे पास 17 प्रोटॉन है, लेकिन मेरे को छूकर देखो मेरे को करंट नहीं लगेगा। क्लोरीन ऐसा बोलेगा, मेरे को छूकर देखो मेरे को करंट नहीं लगेगा। तो भैया क्लोरीन को छूकर देखा, बोला हाँ यार इनको छूने पर तो करंट नहीं लग रहा, मतलब अगर इसके पास 17 प्रोटॉन है तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं इसके पास।
और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तभी क्लोरीन को छूने पर करंट नहीं लग रहा, और इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। कॉन्फ़िगरेशन कहां है ये 17 इलेक्ट्रॉन? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7। मैंने कहा यार ये तीसरे शेल में इसके साथ भी गड़बड़ हो गई। तुमने पूछा अब क्या हो गया सर? मैंने कहा यार तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो तुमने कहा तो सर क्या करें? मैंने कहा यार अगर 8 होते तो मजा आ जाती। तुम पूछते सर कैसी मजा आ जाती? मैं कहता क्लोरीन अपने जीवन में स्टेबल हो जाता, क्योंकि क्लोरीन के पास पूरी तरीके से ऑक्टेट रूल का पालन हो जाता। तो तुमने कहा सर एक काम करते ये 7 हटा देते। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पागल हो क्या? ये 7 हटाने में तुमको तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हटाना कोई आसान थोड़ी ना है। तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी भाई साहब इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। ये एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, लेकिन इसको मैं डिटेल में अपने 10th क्लास केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो तुम पूछोगे सर फिर क्लोरीन को क्या करें स्टेबल करने के लिए? तो मैं बोलता हूं क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए एक काम करो, इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से ऐड कर दो। तुमने कहा सर उससे क्या होगा? मैं कहूंगा उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। तुम कहोगे सर उससे क्या होगा? मैं कहूंगा उससे वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल का पालन कर लेगा। हां, उस समय यह है कि क्लोरीन क्लोरीन नहीं रहेगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि एक बुराई गेन कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। सोडियम ने क्या किया था? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो क्लोरीन के ऊपर अब चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन रहे 17। तो 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, तो उससे एक नेगेटिव चार्ज आ गया और यह बन गया नेगेटिव आयन। और इस नेगेटिव आयन का नाम हो जाएगा क्या? एन आयन। तो अब आप इसको बोल दोगे एन आयन। दोनों स्टेबल हो गए, दोनों एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया। सोडियम आयन भी स्टेबल हो गया कैटायन बनकर, क्लोरीन आयन भी स्टेबल हो गया एनायन बनके। लेकिन आप एक सवाल मन में रख रहे होंगे कि सर सोडियम से जो 1 इलेक्ट्रॉन गया वो आखिर गया कहां, वो चला कहां गया? और एक और सवाल मन में आ रहा होगा कि सर ये जो क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन आया कैसे, ये कहां से आया? ये इलेक्ट्रॉन कहां गया और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये तो आपने कुछ बताया नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई बाजार थोड़ी ना है कि भैया बिक रहे थे तो खरीद लिए और बिक रहे थे तो बेच दिए। इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो अब दोनों को एक साथ समझो। क्या समझो? सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो एक्चुअली लूज नहीं किया होगा, वो अपने से तो लूज किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1 इलेक्ट्रॉन ही क्लोरीन को दे दिया होगा। और जो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला है वो कहीं किसी और जगह से नहीं मिला, बल्कि वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन करा है। मतलब सोडियम के द्वारा लूज करा गया इलेक्ट्रॉन ही क्लोरीन ने क्या कर लिया? गेन कर लिया। मतलब सोडियम और क्लोरीन ने दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर लिया। तो हुआ क्या? सोडियम बोलता है भाई साहब मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं और खुद को Na+ बना लेता हूं, और क्लोरीन को समझाता है क्लोरीन जब मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं तो तुम वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना और तुम Cl- बन जाना। तो सोडियम और क्लोरीन बोलते ठीक है अपन ये सब कर लेंगे, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के एटम पास पास लाने होंगे। सोडियम बोलता है हां ये तो सही बोल रहे हो तुम, मैं अगर लूज करूं तो इलेक्ट्रॉन कहीं और ना भाग जाए, इसलिए हम एक दूसरे के एटम को पास लाएंगे कि जैसे ही मेरे एटम से इलेक्ट्रॉन निकले वो तुम्हारे एटम में पहुंच जाए। तो सोडियम का ये एक एटम रहेगा, क्लोरीन का ये एक एटम रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इतनी पास आएगा कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमते घूमते इसके पास एंट्री कर लेगा। मतलब ये अपने शेल्स को इतना पास ले आएंगे, तो जैसे ही अपने एटम्स को इतना पास लाएंगे तो देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते इसमें घुस गया। ये है कौन? सोडियम, और ये है क्लोरीन। तो अल्टीमेटली सोडियम से क्लोरीन की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कर भी रहा है,
और क्लोरीन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा, कर भी रहा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया सोडियम पर आ गया प्लस चार्ज और क्लोरीन पर आ गया माइनस चार्ज। सोडियम बन गया कैटायन और क्लोरीन बन गया एनायन। अब ये दोनों अपना काम करके वापस जा रहे होंगे, बोलेंगे भाई हमारा काम तो हो गया, तो अब हम वापस जाते हैं। हमारा काम क्या था? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, सोडियम बोलेगा, और क्लोरीन का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। लेकिन ये वापस जैसे जा रहे होंगे जा नहीं पाएंगे। पूछो क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि अब इनके ऊपर चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस। अब सोडियम और क्लोरीन बोलेंगे भाई साहब हम फंस गए, अब हम कहीं नहीं जा सकते। हम स्टेबल तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम यह कि मेरे ऊपर एक प्लस आ गया है जो तुम्हारे माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। तुम्हारे माइनस को मतलब क्लोरीन के माइनस को। और क्लोरीन भी बोलेगा कि हां मेरे ऊपर भी एक माइनस चार्ज आया है जो तुम्हारे प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब Na का प्लस और क्लोरीन का माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर वहीं चिपक जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। तो यह आपका Na प्लस और क्लोरीन माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर अपने आप को NaCl नाम के एक मॉलिक्यूल में तब्दील कर लेंगे। सर इनके ऊपर के प्लस और माइनस चले गए, क्योंकि इसका माइनस इसके प्लस से कैंसिल आउट हो गया, इसका प्लस इसके माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो ये NaCl आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। और क्योंकि ये एक ऐसा बॉन्ड है जो दो आयंस की वजह से बना। कौन से आयंस की वजह से? एक बना आपका कैटायन की वजह से, ये आपका कैटायन, और एक बना आपके एनायन की वजह से, ये आपका एनायन। तो क्योंकि ये बॉन्ड आपका एक आयन की वजह से बना है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम आयोनिक बॉन्ड हो गया। आयन के द्वारा बनने वाला बॉन्ड। क्योंकि ये बॉन्ड किसने बनाया? प्लस और माइनस चार्ज ने। कौन सा प्लस? सोडियम का प्लस Na प्लस। कौन सा माइनस? क्लोरीन का माइनस Cl माइनस। प्लस और माइनस ने चार्ज बनाया, कैटायन और एनायन ने चार्ज बॉन्ड बनाया है। इस बॉन्ड को इसलिए नाम दिया गया आयनिक बॉन्ड। तो कोई पूछे NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो एक ही शब्द में जवाब देंगे सर आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है NaCl के बीच में। और इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है। यह पूरी आयनिक बॉन्डिंग है। क्या है डेफिनेशन आयनिक बॉन्डिंग की? द केमिकल बॉन्ड इन विच, ध्यान से सुनना, द केमिकल बॉन्ड इन विच transfer of electron takes place from one atom to another atom. Such chemical bond are known as ionic bond. इनको आप आयोनिक बॉन्ड बोलते हो। जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो नॉन मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड, क्योंकि एक कैटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इनको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है, यह भी मैं आपको बता दूं, आयनिक बॉन्ड का एक और नाम जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों बोलते हैं अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है। और जब ये प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है तो हम कहते हैं दो चार्ज का अट्रैक्शन है। और दो चार्ज का अट्रैक्शन आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है फिजिक्स में, उसमें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्जेस की वजह से, और वैलेंट मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से आने वाले चार्जेस की वजह से बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका एक और नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इसी को आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो। और सिंपल शब्दों में, जब किसी केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए कैटायन से एनायन की तरफ, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो बनने वाला केमिकल बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड बोल देते हो। दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ सबको? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चले। क्लियर हो गया आयनिक बॉन्ड? ये पूरा एक्सप्लेनेशन था आयनिक बॉन्ड का, और डेफिनेशन मैंने आपको डिक्टेट कर दी है। अब कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज मतलब आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड में बनता है उनको, उन कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है उन कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। उन आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए समझते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी, उनका फिजिकल नेचर। क्योंकि ये दोनों
जो आयंस बने ये एक दूसरे को चार्ज की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब Na का अट्रैक्शन Cl के लिए और Cl का अट्रैक्शन Na के लिए बहुत ज्यादा होगा। तो Na और Cl के आयंस एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगे। क्लोजली मतलब चिपके हुए रहेंगे, और चिपके रहने की वजह से इनकी ज्यादातर स्टेट जो होगी वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टेट होगी। तो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये पहली चीज रहेगी। एंड इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया? तो ये बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इस वजह से सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब सॉलिड क्यों? क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली पैक्ड है वो सॉलिड ही रहता है। थोड़े से लूजली हुए तो लिक्विड और बहुत लूजली हुए तो गैस, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। दूसरा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जब भाई साहब मॉलिक्यूल इतने पास आराम से चिपके हुए हैं तो दो मोहब्बत करने वालों को दुनिया कैसे अलग करेगी? मतलब तुम तो चाहते हो अलग करना। तुम क्यों चाहते हो अलग करना? क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तो सॉलिड से लिक्विड मिलेगा और लिक्विड से गैस मिलेगा। मतलब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना चालू कर देगा और लिक्विड गैस में बॉईल होना चालू कर देगा। लेकिन इन दोनों को जो दोनों आयन एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी अट्रैक्शन दिखाते हैं उनको दूर करने में तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी इन दोनों आयंस को एक दूसरे से जुदा करने के लिए। तो इसका मतलब दोनों आयंस आसानी से एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा? इनका हाई होगा। मतलब इनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाकर ये दूर होंगे। मतलब जिस पॉइंट पर ये पिघलेंगे या जिस पॉइंट पर ये उबलेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, वो दोनों पॉइंट बहुत हाई होंगे, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। तो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस को तोड़ने के लिए लार्ज एनर्जी चाहिए। तीसरी बात, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। क्या ये घुलते हैं? अब देखो केमिस्ट्री में कहावत है, पोलार डिसॉल्व्स पोलार एंड नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। ये केमिस्ट्री की कहावत है। अब आप सोचोगे सर ये पोलार और नॉन पोलार का मतलब क्या? आप छोड़ दो अभी पोलार और नॉन पोलार। इतना याद रखो, कोई कंपाउंड अगर जिसमें चार्ज आता है, जैसे आयनिक कंपाउंड में तो चार्ज आता ही है, कैटायन और एनायन से बनते हैं, मतलब उनमें चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये बात अलग है कि एक दूसरे से वो कैंसिल हो जाते हैं एज एन होल, लेकिन इंडिविजुअल चार्जेस तो उनके पास होते। और इन कंपाउंड को जिनके ऊपर चार्ज होते हैं उनको पोलार कंपाउंड बोलते हैं। पोलार मतलब चार्जेस, पोल्स, उनको केमिस्ट्री में चार्ज बोला जाता है। ये अपना अर्थ वाला हिसाब नहीं है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स की बात नहीं कर रहे, ये इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, प्लस और माइनस। तो सिंपल, जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, इनको आप पोल्स बोलते हो। और जिस कंपाउंड में ये चार्जेस मिल सकते हैं प्लस और माइनस, जैसे कि हर आयनिक कंपाउंड में मिल सकते हैं, क्योंकि हर आयनिक कंपाउंड में कैटायन होगा और एक एनायन होगा, तो आयनिक कंपाउंड को आप पोलार कंपाउंड बोल दोगे, उनके ऊपर चार्जेस होने की वजह से। और एक पोलार कंपाउंड किसी दूसरे पोलार कंपाउंड के अंदर ही डूब सकता है। मतलब केमिस्ट्री की ये कहावत है, पोलार डिसॉल्व्स पोलार एंड नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। अपना ही अपने को डुबाता है। मतलब ये तो वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सही बात है, अपना ही अपने को डुबाता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी ये बात लागू होती है। चार्जेस वाले कंपाउंड में, जिनमें चार्जेस आ सकते हैं, वो चार्जेस वाले कंपाउंड में ही डूब जाते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो और कोई आयनिक कंपाउंड अगर मौजूद होगा, जैसे कि वाटर, पानी में भी चार्ज है, H प्लस और OH माइनस है चार्ज वहां पर। एसिड में भी चार्जेस है, H प्लस और बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो कि माइनस में, उन सब पोलार कंपाउंड होंगे। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब उसी पोलार में डिसॉल्व होंगे। तो जितने भी दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो एक पोलार सॉल्वेंट है। और इनसॉल्युबल होंगे किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नॉन पोलार होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाले, और कार्बन वाले अधिकतर, सारे नहीं लेकिन अधिकतर कंपाउंड्स में चार्जेस नहीं आते, तो वो नॉन पोलार होते हैं। तो फिर आयनिक कंपाउंड उन नॉन पोलार में डूब नहीं सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकते, सॉल्युबल नहीं हो सकते। तो ये नॉन पोलार में नहीं सॉल्युबल होते, जैसे कि कैरोसिन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, इन सब में आपके नमक या और कोई भी आयनिक कंपाउंड आप ले लो, वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा। पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और पानी जैसे किसी और पोलार में भी डिसॉल्व हो जाएगा। ये थी सॉल्युबिलिटी। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें चार्जेस आ सकते हैं,
बिल्कुल आ सकते हैं। चार्जेस आ गए तो बस चार्जेस को मूव कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलती है कि सर अगर कहीं चार्जेस हैं और वो चार्जेस भाग सकता है तो मैं प्रोड्यूस हो जाऊंगी। मैं मतलब मैं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बोलती है कि वो प्रोड्यूस हो जाएगी। बस मुद्दा क्या है, चार्जेस को भगाने का। हमने कहा सर नमक में चार्जेस हैं, बस उनको भगाने की देरी है, तो भगा सकते हैं क्या? बोले हां। हमने कहा तो उनने कहा नमक अगर मोल्टन फॉर्म में आ गए, मोल्टन मतलब जो नमक आपके पास है उसको पिघला दो, पिघला दोगे तो वो थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल मतलब आयन, बेसिकली केटायन और एनायन। और जब केटायन और एनायन दूर हो गए तो भाग सकते होंगे, और अगर भाग सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देंगे। हमने कहा सर लेकिन पिघलाने में मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई है, तो मतलब अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो मतलब इसको बहुत हाई टेंपरेचर तक मेल्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम हाई एनर्जी नहीं देना चाहते, मेल्ट करने के लिए तुम्हें मेहनत ज्यादा लगेगी, तो एक काम करो उसको एक्वस सॉल्यूशन बना दो। हमने कहा सर उसमें क्या होगा? कहते जब ये पानी में जाएंगे तो भी आयंस बन जाएंगे। तो नमक को उठाकर अगर पानी में डाल दोगे तो वो नमक कैटायन और एनायन बनके पानी में घूमना चालू कर देगा, और जैसे ही वो घूमना चालू कर सकता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि उनके पास चार्ज होते हैं, प्रिसाइसली कैटायन और एनायन, वो चार्जेस मेल्ट होने के बाद यानी कि मोल्टन फॉर्म में या फिर पानी में घुलने के बाद यानी कि एक्वस फॉर्म में मूव कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके द्वारा? आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा बहुत अच्छा हो जाता है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट मतलब वही आयंस का मूवमेंट, क्योंकि आयंस ही तो चार्ज पार्टिकल है, कैटायन और एनायन। Ionic and electrovalent compounds are good conductors of electricity, but they conduct electricity either in molten form or in aqueous form. तो वो कंडक्ट कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर सोचो नमक आपने ले रखा है और डब्बी में भर रखा है या पैकेट में भर रखा है, तो भाई साहब वो कहीं पे भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। वो कंडक्ट ही नहीं कराएगा, क्योंकि वहां पर सॉलिड फॉर्म है। या तो उस नमक को पिघलाओ या फिर उसको पानी में डिसॉल्व करो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा वो। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कौन? आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट ये थी हमारी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स को लेकर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी किसको लेकर? आयनिक कंपाउंड्स को लेकर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था अभी तक हमारे आज के वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती है इसको डिटेल में समझा, जिसमें हमने मेजर समझा NaCl का फॉर्मेशन, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल है, जो magnetbrains.com पर जाकर आप एक्सेस कर सकते हो, और वहां से हर वीडियो से जुड़ा हुआ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।